मैंने उससे पूछा, ईशा ये क्या है? बोलती है ये बकेट है, बकेट। मुझे लगा कि मेरे ना कान बज रहे हैं, मैं शायद सुनना चाहती हूँ, मुझे सुनाई पड़ रहा है। मुझे ना वो फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना था कि ऑटिज्म मेरी बेटी को है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी जर्नी कुछ इसी तरीके की है। जब मुझे ये स्टेटमेंट दिया गया कि ईशा कभी नहीं बोलेगी, तो मैंने इसे एज अ चैलेंज लिया। और ईशा आज फुल्ली वर्बल है। जिसने बोला था कि वो कभी नहीं लिखेगी, आज ईशा बहुत अच्छा लिखती है। जब मुझे ये कहा गया था कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है, तो वो डांस और म्यूजिक में फर्स्ट प्राइज लेकर आती है। ये जर्नी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत उतार चढ़ाव थे। हाय, मेरा नाम विभा है और आज मैं आपके साथ यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। और ये जर्नी मेरी ईशा के साथ की है, जो इस समय 11 साल की है और ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पर है। और ये जर्नी बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स के साथ की जर्नी है। और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे और ईशा के बीच की बॉन्डिंग की ये जर्नी है। ये जर्नी बहुत ईजी नहीं थी, तो इस जर्नी को समझने के लिए मैं आज आपको आज से 11 साल पहले लेके जा रही हूँ, जब वो पैदा हुई थी। जब ईशा मेरी गोद में आई तो मुझे लगा सब कुछ ठीक है, पर जैसे से टाइम बीतने लगा, मुझे ऐसे लगा कि जो मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, वो शायद ठीक नहीं है। ईशा का रात भर ना सो पाना, कंसिस्टेंटली मेरी कोहनी नोचना और बहुत कुछ, वो छोटी-छोटी आवाज़ों से बहुत जल्दी उठ जाती थी, डर जाती थी। कहीं न कहीं मुझे उसकी नॉइज़ की सेंसिटिविटी परेशान कर रही थी। बट घर के सभी लोग कहते थे कि टाइम है, ठीक हो जाएगा, सब बच्चे अलग-अलग होते हैं। धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा और कुछ उसकी और भी चीज़ें, उसके फिक्सेशंस, उसका आई कॉन्टैक्ट ना दे पाना और उसका कमांड फ़ॉलो ना कर पाना हमें परेशान करने लगा। वहीं उसके माइलस्टोन्स बहुत डिले होने लगे। वो उठ के बैठ नहीं पाती थी, पलट नहीं पाती थी। तो कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे और सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को ऑटिज़्म है। ना मुझे माइलस्टोन के बारे में पता था, ना मुझे ऑटिज़्म के बारे में पता था और मुझे ये लगता था कि बच्चा है, ग्रो तो करेगा ही, क्यों नहीं ग्रो करेगा? हमेशा ग्रो करेगा। और इस चीज़ को लेकर मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि अभी तक फिंगर पॉइंटिंग नहीं आई, उसने क्राउडिंग करना शुरू नहीं किया और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा। जब बच्चों का एक शब्द आने लग जाता है, मम्मा, डैडी आने लग जाता है, उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और कम्युनिकेशन से भी पहले, वर्बल कम्युनिकेशन से पहले बच्चे बहुत सारे गेस्चर्स करते हैं, फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, अपनी बातें बताते हैं। ईशा में सब चीज़ें मिसिंग थी और ये सब चीज़ें ना मुझे डरा रही थी अंदर से। धीरे-धीरे और टाइम बीतने लगा। एक दिन मुझे याद है कि मैं किचन में काम कर रही थी, थोड़ी देर के लिए किचन में गई थी, मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में थे और अचानक से रूम की वॉल में एक बहुत बड़ी क्लॉक लगी थी काँच की और वो टूट के बिखर गई। काँच-काँच पूरा फैल गया और मैं दौड़ते हुए आई, मेरे हस्बैंड दौड़ते हुए आए और ईशा का जो फिक्सेशन था, ब्लू एंड ब्लैक कलर के डिब्बे, वो उसके साथ खेल रही थी। हम लोग बहुत बहुत डर गए थे कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो बहुत डर के रोने तो नहीं लगी। जब हम रूम में पहुँचे तो हमने नोटिस किया कि ईशा को फ़र्क भी नहीं पड़ा। ईशा अपने उन्हीं 2 डब्बों से खेल रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड एक-दूसरे को देख कर के चुप हो गए, शॉक हो गए और ऐसा लगने लगा कहीं कुछ तो गलत है। आस-पास के सभी लोगों ने बोला बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है ना तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, बच्चे दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे लगा शायद ये चीज़ मेरी इन सब चीज़ों को सही कर देगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बार-बार यही बोल रहे थे कि प्ले स्कूल इज़ नॉट द सॉल्यूशन, थेरेपी सेंटर इज़ द सॉल्यूशन।
बट मुझे ना सब जगह भेजना था, सिर्फ थेरेपी सेंटर नहीं भेजना था, क्योंकि मुझे ना वो फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना था कि ऑटिज्म मेरी बेटी को है। तो उन्होंने बोला अभी ना ऑटिज्म तो नहीं बोल सकते, काम करते हैं, लेट्स सी, क्या पता बच्चे को सिर्फ एसपीडी हो, क्या पता सिर्फ एडीएचडी हो। और मैं इस चीज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि बच्चे को ना ऑटिज्म नहीं दिया। और आज मुझे ये सोच के हंसी आती है। और धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और ईशा को थेरेपी सेंटर में ले जाने लगी। वहाँ पर उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी दोनों चल रहा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था थेरेपी सेंटर में, और मुझे लगता था जो भी ये बोलते हैं ना वो एकदम सही चीज़ है। इन लोग को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, मैंने वहाँ 25,000 रुपये डिपॉजिट किए। 4-5 सेशन के बाद मैं अपने बच्चे को उठा के लेके चली गई। क्यों? क्योंकि उसे कमरे में बंद करके सिखाया जाता था और ये बोला जाता था कि हम बच्चे को जब कंट्रोल करेंगे, आप अगर रूम में होंगे तो हम बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बच्चे को सिखा नहीं पाएंगे, हम डोमिनेंस से सिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगा एक 2.5-3 साल के बच्चे के साथ क्या डोमिनेंस? वो जो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, वो जो बच्चा कुछ बता नहीं पाता, वो जो बच्चा मुझे ये नहीं बता सकता कि उसके साथ अंदर क्या हुआ, उसके साथ डोमिनेंस। मैं उसको उठा के लेके चली गई। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि उस थेरेपी सेंटर ने मुझे एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया था, जिसने मुझसे एक सेंटेंस बोला था और वो मैजिकल वर्ड्स थे मेरी लाइफ के। उन्होंने बोला था कि मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने बोला कि मेरी बेटी बोलती नहीं है, एक शब्द नहीं बोलती, मेरे को कॉपी नहीं करती, इमिटेट नहीं करती, क्यों? मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो उसने बोला कितनी मेहनत कर लेते हो, कितना कर लेते हो? मैंने बोला मैं पूरे दिन भर लगी रहती हूँ, उससे दिन भर में 20 से 25 क्वेश्चन पूछती हूँ। कहती यही क्वेश्चंस ना 10 गुना कर दो, यही एफर्ट ना 10 गुना कर दो और तुम्हारी बेटी जरूर बोलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ये करके देखूंगी। जब मैं उस थेरेपी सेंटर से ईशा को लेके जा रही थी और मैंने वहाँ के स्पीच थेरेपिस्ट से बोला कि मैं आपके यहाँ नहीं कंटिन्यू कर सकती, क्योंकि मुझे आपके पढ़ाने का तरीका, आपके कराने का तरीका नहीं पसंद है, क्योंकि बच्चों को एम्पैथी से डील किया जाता है, बच्चों को डोमिनेंस के साथ डील नहीं किया जाता है। और उन्होंने मुझसे ये जाते टाइम बोला था कि ईशा कभी लाइफ में नहीं बोलेगी, और मैंने उनसे जाते टाइम बोला था ईशा जरूर बोलेगी, सब कुछ बोलेगी, और आज बोलती है। जब मैं ईशा को लेके निकली तो मुझे ओटी वाली की आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। मैंने ईशा पे डबल एफर्ट, ट्रिपल एफर्ट, वही 10 गुना एफर्ट ट्राई किया। रोज रिकॉर्डर की तरह बजती थी, ईशा ये क्या है, ये है, ये कैट है, ये रैट है, ये जो भी जितनी भी चीजें हैं सब बताती थी। उसे इमिटेट कराने का ट्राई करती थी, उसे ब्लो करवाने का ट्राई करती थी, सब कुछ जो स्पीच में किया जाता है। मुझे याद है लगभग 8-10 महीनों बाद मैं उसे नहला रही थी। मैं नहलाते टाइम भी उसे बोलती थी ईशा ये बकेट है, ये मग है, ये सब चीज़ सबके बारे में बताती थी। एक दिन उसने मुझसे बोला, मैंने उससे पूछा ईशा ये क्या है? बोलती है ये बकेट है, बकेट। मुझे लगा कि मेरे ना कान बज रहे हैं, मैं शायद सुनना चाहती हूँ, मुझे सुनाई पड़ रहा है। वो टाइम आज भी, जब मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, मैं आज उसी वॉशरूम में खड़ी हूँ। मैंने उसे दोबारा बोला ईशा क्या है ये? उसने और क्लियरली बोला बकेट। फिर मैंने उसे जो भी पूछा, जब भी पूछा, उसने मुझे बताया ये है। तो पता है क्या, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बच्चा समझता नहीं, सीखता नहीं, उसके दिमाग में सारी चीजें फीड होती जाती हैं, और जब वो बोलता है तो वो सारे महीनों का एफर्ट आपके सामने होता है। अब मैं अगर एकेडमिक्स पे जाऊँ, स्कूलिंग पे जाऊँ, तो ईशा का हमने एक क्योंकि उसकी बेसिक लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, वो अपनी बेसिक नीड्स बता पाती थी, तो हमने उसका एक फॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराया, जहाँ पर बच्चे से ये उम्मीद करी जाती है कि बच्चा बैठकर लिखेगा, अपनी बातें बता पाएगा, और बेसिक जो कम्युनिकेशन है वो कर पाएगा, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ईशा के साथ
थोड़ा-सा ये था कि ईशा बैठ नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन सब चीज़ों पे काम कर रहा था कि बैठ पाए और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चा फ़ोकस्ड रह सके, अटेंशन स्पैम उसका मिल सके, तो ये सब चीज़ों में शायद स्ट्रगल कर रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेंसिल होल्डिंग, यहाँ पर ईशा का जो मोटर स्किल था वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो ईशा नहीं कर पाती थी ये चीज़ें। तो यहाँ पर एक जब हम जिससे ओटी ले रहे थे वो हमको एक्सरसाइज़ बताते थे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला कि जो क्लिप्स होती हैं उनसे आप बच्चे से जो है चना, छोला ये सब चीज़ें उठवाइए ताकि उसकी ये स्किल, ये जो चीज़ है ये डेवलप हो सके क्योंकि उसका थंब बहुत वीक था। तो उसके थंब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी क्लिप्स वाली एक्सरसाइज़ेज़ करवाई गई थी। अब अगर मैं राइटिंग की बात करूँ करूँ तो वो विज़ुअल परसेप्शन का उसका इश्यू था। विजुअल परसेप्शन में जैसा हमको नॉर्मली दिखता है, लाइक जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का अगर मैं आपको बताऊं एक लेमैन लैंग्वेज में कि जो ऐसा हम लोगों को चीजें दिखती हैं उसको वैसी चीजें नहीं दिखती थी। सपोज अगर मैं उससे बोलूँ कि बॉर्डर में कलरिंग करनी है तो वो बॉर्डर ड्रॉ नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको वो बॉर्डर वैसे नहीं दिखेगा जैसे हमको दिखेगा। ये समझना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल करके दिखाया कि ये सर्कल है, क्या ईशा इसे कट कर सकती है? सो 6 साल में भी ईशा कटिंग नहीं कर पाती थी, बॉर्डर में कलरिंग नहीं कर पाती थी। तो ये सब चीज़ें विजुअल परसेप्शन का की तरफ जो है इंडिकेट करती थी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज बताई कि विजुअल परसेप्शन पे कैसे काम करना है। तो बहुत सारी लाइंस एक पेपर में ड्रॉ करते थे और बोलते थे इन लाइंस को कट करना है ताकि वो इन लाइंस को देख सके। बहुत कोशिश करने के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बोला कि विजुअल परसेप्शन का इतना इशू है कि कभी 3 लाइन में तो नहीं लिख पाएगी, तो आप इसे प्लेन पेपर में लिखवाइए। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। जहाँ मैं स्कूल से ये उम्मीद करती थी कि वो बच्चे पे कुछ काम करे, वो मुझसे सिंपल ये बोल देते थे कि इसका नाम ईशा है क्या? कुछ और नाम तो नहीं है? घर पे आप कुछ और तो नहीं बोलते? क्योंकि जब भी हम इसे ईशा बोलते हैं, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो जहाँ हम बच्चों से फर्स्ट क्लास में ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा अपने क्लास का वर्क करके आएगा, वो बेसिक ईशा के नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। लेकिन घर पर वो मेरी आवाज़ में, मेरे हस्बैंड की आवाज़ में, घर के जो सदस्य थे, उनकी आवाज़ में ईशा के बोलने पर आती थी। बट क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट 35 बच्चों के बीच में इतना ऑडिटरी होता था कि उसको उन सब चीज़ों के बीच में उसके ईशा का नाम मुफ़्फ़ल हो जाता था। धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा, वो सेकंड क्लास में आ गई। जब वो सेकंड क्लास में आई, तो उसकी ही पैरेलली मैं जो है एक और स्पीच थेरेपिस्ट ढूँढ रही थी जिन्होंने उस पे बहुत काम किया और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरे साथ यहाँ बैठ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो और घर पे सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। उन चीज़ों ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी, ईशा की ज़िंदगी बदल दी। वो जो भी चीज़ें आधे घंटे कराती थी, मैं घर पर वो चीज़ ट्राई करती थी कि मैं हर समय करूँ। ईशा का डेवलपमेंट इस तरीके का हुआ कि उसके 2 वर्ड के सेंटेंसेस, 3 वर्ड के सेंटेंसेस, मैं जाऊँगी, मैं खाऊँगी, ये मेरा है, ऐसे सेंटेंसेस उसके निकलने लगे। मुझे अच्छा लगता था कि ईशा अब सेंटेंसेस में बात करती है। सेकंड क्लास में उसकी एक ऐसी टीचर मिली जो बहुत ट्राई करती थी कि वो पढ़े, वो लिखे और साथ में उसके पैरेलली मोटर स्किल और इन सब चीज़ों पे काम चल रहा था। वो प्लेन पेपर पे तो लिख पाती थी। ये वो फेज़ था जब मैं उसकी थेरेपिस्ट थी, मैं उसकी स्पेशल एजुकेटर थी, मैं उसकी मम्मा थी और मैं ही उसको हेल्प कर रही थी हर चीज़ में। ये वो टाइम था जो उसके गोल्डन ईयर्स थे। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास होती थी तो ईशा के साथ बैठ कर के मैं सारी चीज़ें पढ़ाती थी, उसे वन ऑन वन मेरे साथ इंटरेक्शन मिलता था। ये वो टाइम था जब मैं ईशा के साथ बैठ कर के 3 लाइनों पे लिखवाती थी। क्योंकि ईशा ने बोलना सीख लिया था, तो मैं उससे पूछती थी कि ईशा क्यों नहीं लिखती है? ब्लू टू ब्लू लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती? रेड टू ब्लू क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती? तो मुझसे बोलती थी कि मम्मा मैं डर जाती हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि उसको मेरे डिसअपॉइंटमेंट से डर लगता है। हम बोलते हैं ना इन बच्चों में एम्पैथी नहीं होती, इन बच्चों को समझ में नहीं आते, इमोशन समझ में नहीं आते। बट उस दिन मुझे ईशा ने रियलाइज़ कराया कि जैसे एक न्यूरोटिपिकल बच्चा समझता है, वैसे ही ये बच्चे भी सब कुछ समझते हैं। जता नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं कि एहसास नहीं करते, समझते नहीं, फ़ील नहीं करते। धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा। मैंने ईशा से बोला कि ईशा, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि तुम 3 लाइन पे लिखो, बट क्या हम प्लीज़ 10-15 मिनट के लिए डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं? हमने डेली प्रैक्टिस करी। कोविड का टाइम खत्म होते-होते ईशा अपनी क्लास के एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा 3 लाइनों में लिखने लगी। ईशा ने फिर से मुझे मैंने जिस चीज़ मुझसे चैलेंज किया, उसने उस चीज़ को अचीवमेंट में चेंज कर दिया। ऐसे बहुत सारे दिन आते थे जब मुझे लगता था कि
आई एम डन, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। और फिर 2-3 घंटे बाद मुझे लगता था, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? धीरे धीरे ईशा और आगे बढ़ी। अब वो जिस एज में है, उस एज में दूसरी चीजें डेवलप हो रही हैं। वो टीन एज में आ रही है। वो मम्मा की जैसे बनना चाहती है। जब मैं नहीं होती हूं तो मेरे जैसे कपड़े पहनती है, अपना अंदर कमरे में सजती है। इसके साथ साथ जो चीजें ईशा की सेटल हो चुकी थी, सेंसरी इश्यूज सेटल हो गए थे, एंजाइटी सेटल हो गई थी, हाइपर एक्टिविटी सेटल हो गई थी, वो दोबारा से फिर से डेवलप होने लगी हैं। मेरे लिए फिर से एक ऐसा फेज आया जब मुझे लगा है ये क्या हो रहा है। उससे ज्यादा मैं डरने लगी क्योंकि उसके मेल्टडाउन्स बढ़ने लगे हैं, क्योंकि उसको रियलिटी और जो वो सोच रही है इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पा रही है। उसको लगता है कि अभी दरवाजा खुलेगा और वुल्फ आ जाएगा। पहले तो मुझे लगता था क्या बातें कर रही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने बहुत स्टडी करी, बहुत लोगों से बात करी, तो लोगों ने बताया कि जब बच्चे टीनेज में जाते हैं तो उनके हार्मोन्स, उनकी बहुत सारी चीजें वापस आती हैं। हार्मोन्स की वजह से बच्चों को बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होने लग जाता है। तो प्लीज उसे बहुत पेशेंस के साथ डील करना है। एंड बिलीव मी, मैंने कुछ टाइम उस पर इन सब चीजों पर काम किया, उसे बहुत प्यार दिया, उसे बहुत समझाया कि ईशा पता है ये सब चीजें रियलिटी में नहीं होती हैं, ये सब चीजें ड्रीम की चीजें, इमेजिनेशन की चीजें। बहुत बार बहुत प्यार से समझाई चीजें और चीजें सेटल होने लगी। हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है, लेकिन ईशा एक कंप्लीटली नॉन वर्बल से आज कंप्लीटली एक्सप्रेसिव वर्बल है। जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता था खुद, आज वो बहुत सारी चीजें अपने आप इंडिपेंडेंटली करती है। जो बच्चा अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता था, वो आज मेरे लिए स्टैंड लेती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सब लोग मुझसे बोलते थे कि ईशा ना अभी समझ नहीं सकती सिबलिंग का मतलब, तो उसको अभी समझ में नहीं आता है, उसको ये नहीं पता होता है कि एक छोटे बच्चे को कैसे डील किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं बैठी हुई थी और मैं थोड़ा सा दूर पे थी और मेरी बेटी पलट रही थी, सिबलिंग जो उसकी है। अचानक से वो बहुत ज्यादा गिरने की उसमें आ गई। उसने एक हाथ से पकड़ा, उसको खींचा और साइड में कर दिया। मेरे मुंह से एकदम से दौड़ करके मैं जा रही थी, उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बट उसने अपनी बहन को सेव किया, बिना बोले सेव किया। तो क्या वो उसके लिए डेंजर फील नहीं करती? क्या उसके लिए उसकी सेंसिटिविटी नहीं है? और मैं आपको बताती हूँ, कभी कोई गर्म चीज रखी होती है तो दौड़ के चली जाती है, हाँ ये गर्म है, चोट लग जाएगी, ओ गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। हालांकि जब वो रोती है तो वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो उसकी उतनी तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन वो उसकी केयर करती है, वो हमारी केयर करती है, वो बहुत प्यार करती है। ये थी मेरी जर्नी, और इस जर्नी में मैंने क्या क्या लर्न किया, मैं आपसे बहुत कम शब्दों में अगर बोलूं तो पहले ना अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है वो अपनी दुनिया में है, हमें उसकी दुनिया में जाके उसको लेकर आना है। अगर हम उसको दुनिया से लाए नहीं, आप कभी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हो जो आपके जैसे नहीं है। एक बार अपने बच्चे के साथ हाथ पकड़ के जंप करके देखिए, एक बार उसकी बेवकूफी वाली बातें आपको लगती हैं, उसकी बातों में हंसिए, उसके साथ हंसिए, रिपीटेड काम कीजिए। जब वो ये फील करेगी ना या करेगा कि आप उसके जैसे हो, तो आप जो बोलोगे ना वो करेगी, वो करेगा। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जोश टॉक्स स्पेशल मॉम्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया ईशा के साथ मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.